एकम सत्य द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते नास्ते की अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो नूर है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, वो एक है। उसे पैदा करने वाला कोई नहीं, उसे बनाने वाला कोई नहीं, उसे मारने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उससे पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं। वो था, वो है, वो रहेगा। प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार। वही अच्छा, ये प्रवज्जा संस्कार किस लिए होता था? मठों या बिहारों में प्रवेश के लिए, मठों या बिहारों में प्रवेश के लिए, ठीक है ना। जैसे वहां घरों में होता था वैसे मठों बिहारों में होता था, ठीक है ना। दूसरा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। जब उच्च शिक्षा दी जानी होती थी तो संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, ठीक है ना। ये भी वही मठों में बिहारों में, पौधों के शिक्षा केंद्र मठ बिहार कहलाता है। दोनों चीजें यहीं पर होती थी। यानी उपसंपदा प्रवज्जा संस्कार के तहत प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती थी और इसी के आधार पर उच्च शिक्षा में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन के बाद स्टॉप संपदा संस्कार होता था, मठों बिहार में उसकी परीक्षा शुरू हो जाती थी। तो ये था वैदिक काल, ये था बौद्ध काल। फिर इसके बाद से सीधे आ जाइए कहां पर? अपने आधुनिक काल में। जो चीज बताने वाला था, जो रस है, जो निचोड़ है, वो यहीं पर है आधुनिक काल में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा एमपीपीएससी का प्री वाला जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से टॉपिक हमारे चल रहे थे। उसमें हमने यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक देख लिया था, संकल्पना एवं विचार। उसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। उस मोटिवेशन की वजह से आज हम उसका दूसरा टॉपिक बनाने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट का ही, जो है भारतीय ज्ञान परंपरा। टॉपिक का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है ना। अब क्या चीज़ें हैं और क्यों ये सिलेबस में डाला गया है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हम इसे भारतीय दर्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को हम भारतीय दर्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे सिलेबस में ये भारतीय ज्ञान परंपरा आखिर इंक्लूड क्यों किया गया, क्यों शामिल किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जानिएगा। जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, भारतीय ज्ञान परंपरा थी, पहले थी, इसका रूप अगर पूछ लिया जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा का रूप या भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार पूछ लिया जाए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का, यहाँ अभी सारे शब्दों को हम समझेंगे। भारतीय क्या है, ज्ञान क्या है, परंपरा क्या है, भारतीय दर्शन क्या है। क्योंकि मैं आया हूँ तो आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ करके नहीं जाऊँगा जिससे आपके मन में कोई डाउट बना रहे, शक संदेह इत्यादि बने रहे, ठीक है ना। बस धैर्य के साथ में जो भी ये वीडियो होगी उसको देखते रहिएगा, बस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में अगर हम इसे देखें तो इसका रूप या आधार था गुरु शिष्य परंपरा। यानी जो भी ज्ञान हमें पहले प्राचीन भारत में मिलता था या मिलता आ रहा था, उसका माध्यम था गुरु शिष्य परंपरा, जो वर्तमान में कम ही दिखाई देती है, ना के बराबर, ठीक है। अब अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य पूछ लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा का सिलेबस में डालने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, आपका हमारा देश पहले विश्व गुरु था, आज भी है, लेकिन पहले की तरह थोड़ा सा इसमें कमी आई है। कमी देश की कमी की वजह से नहीं, हमारे अंदर जो कमी आई है उसकी वजह से हुआ है। तो पहला उद्देश्य भारत को पहले की तरह विश्व गुरु बनाना, जब हमारे भारत की तरफ सारे लोगों की नज़र होती थी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, ठीक है, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान, ये सारी चीज़ों पर पूरी दुनिया की नज़र रहती थी भारत की तरफ, ठीक है। तो उस चीज़ को दोबारा से लाने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, हमें अपने पुराने नॉलेज सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपनी भारतीय जो ज्ञान परंपरा थी उसको समझना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य है विश्व गुरु बनाना भारत को। दूसरा उद्देश्य पूछ लिया जाए तो एक शब्द आप लोग अक्सर सुने होंगे, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया एक परिवार है, कुटुंब के समान है, ठीक है ना। पहले ऐसा ही था, ठीक है ना, क्योंकि पहले लोगों के बीच प्रेम, सद्भावना, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीज़ें होती थी। जब भी संस्कृति, सभ्यता, प्रेम, सद्भाव आपस में होगा तो वो परिवार जुड़ा रहेगा। मान लीजिए किसी परिवार के बीच में सारी चीज़ों की कमी है,
प्यार की, सद्भावना की, संस्कारों की, संस्कृति की, सभ्यता की, इन सारी चीज़ों की अगर कमी होगी तो उस परिवार के अंदर एक द्वंद्व होगा, द्वेष होगा, जिसकी वजह से वो परिवार टूटता जाएगा। तो अगर हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं तो हमें उस परिवार के बीच में प्यार, मोहब्बत, सभ्यता, संस्कृति, सदाचार, ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। और वो कैसे पॉसिबल है? जब हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को देखेंगे तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इसके बाद जागरूकता। जागरूकता जागरूकता किस तरह से? कई बार आप लोग ऐसा देखे होगे या महसूस किए होगे कि भारत में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, आपके आसपास कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है उस त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, किस तरह से मनाते हैं, कुछ भी पता नहीं होता। कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बता भी पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं। कई बार आप ऐसे मंदिरों को देखते हैं, मस्जिदों को देखते हैं, मकबरों को देखते हैं, समाधि स्थलों को देखते हैं, स्तूप को देखते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इनका नाम क्या है। ठीक है, आपको किसी एक्टर का अगर घर दिखाया जाए, किसी एक्ट्रेस का घर दिखाया जाए, उनकी इमेज दिखाई जाए तो आप पहचान लेंगे कि कौन से एक्टर का घर है, कौन से एक्टर की इमेज लगाई गई है, कौन सी एक्ट्रेस का घर है ये, या कौन सी एक्ट्रेस की ये इमेज है। लेकिन अभी किसी महापुरुष की फोटोज दिखाई जाए, इमेज दिखाई जाए, या उनके घरों को, उनके स्मारकों को दिखाया जाए तो शायद पहचानने में मुश्किल होगी, उसको हमें रटना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना पड़ता। तो वही सारी संस्कृतियों को, उन्हीं सारी सभ्यताओं को देखने के लिए, पहचानने के लिए, दोबारा से जानने के लिए हम ये भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना। तो सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने का बड़ा मकसद ये भी है कि आप अपने स्मारकों के प्रति, अपने वेदों के प्रति, अपनी पुस्तकों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, आप अपने कल्चर के प्रति अवेयर हों, जाने, और ये जानकारी वंशानुगत फिर हो जाए, ट्रांसफरेबल हो, कि आपके बाद आपकी पीढ़ी को मिले, इसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी को मिले, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभ्यता, इस भारतीय ज्ञान परंपरा चलती रहे और आप अपने कल्चर को समझ पाएं, हम और आप अपने कल्चर को समझ पाएं। इसलिए भी भारतीय ज्ञान परंपरा को इंक्लूड किया गया है। अगर टीचर भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेगा तो अपने स्टूडेंट को समझा पाएगा, स्टूडेंट समझेंगे तो वो अपने परिवार को समझा पाएंगे। अगर कोई अधिकारी बनता है इस सिलेबस को पढ़ने के बाद तो जिस एरियाज में वो जाएगा तो समझ पाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत ये कौन सी इमारत है, कौन सा त्यौहार है, कौन सी जनजाति है, कौन सी पुस्तक है, कौन सा स्मारक है, कौन सी समाधि है, और उसको वो सर्वेक्षण देने की बात करेगा, लोगों को अवेयर कराएगा, जिससे वो चीज़ सदाबहार रहेगी, हमेशा लोगों के मन में बनी रहेगी। ठीक है। इसके बाद से ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है NEP 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का रूप या आधार था पहले गुरु शिष्य परंपरा, यानी गुरु पढ़ाता था, शिष्य पढ़ता था। जैसे आज के समय में अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा जाए तो कैसा गुरु शिष्य परंपरा दिखाई देती है? ना के बराबर, मुझे तो नहीं दिखाई देती। ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या था, एक गुरु आता था ऐसा जो अंगूठा मांग लेता था और वो शिष्य अंगूठा दे देता था हंसते हंसते हुए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज के गुरु भी महान है, गुरु भी एक से एक मिलते हैं, गुरु मतलब गुरुएन मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो शिष्य में भी कुछ कमी है, स्टूडेंट्स में भी कुछ कमी है, कहीं गुरु में भी कमी है। तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत गुरु शिष्य परंपरा को पढ़ेंगे तो टीचर अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों को समझ पाएगा। जो स्टूडेंट होगा, जो छात्र होगा, जो शिष्य होगा, वो भी अपना दायित्व समझेगा कि एक गुरु के प्रति मेरा क्या सम्मान होना चाहिए, शिक्षा के प्रति मेरा क्या नजरिया होना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत हमको भारतीय ज्ञान परंपरा पहले पता चलती थी, जो आज कहीं ना कहीं इसका लोप हो रहा है, इसे हमें लेकर के आना है। ठीक है। अब अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को हम भारतीय दर्शन के रूप में देखें, भारतीय दर्शन के रूप में देखें तो इसका रूप क्या है? इसका रूप या आधार क्या है? इसका रूप या आधार है मीमांसा। ठीक है। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का रूप या आधार बताया गुरु शिष्य परंपरा, वैसे भारतीय दर्शन का रूप या आधार बताया मीमांसा। पूछेगा भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है?
भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य आप लोगों को बताया, विश्व गुरु बनाना, भारत को वसुधैव कुटुंबकम को साकार करना, जागरूकता लेकर के आना अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति, और ये एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया गया था, हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए भी। एक और शब्द जोड़ दीजिएगा, MPPSC के सिलेबस में भी डाला गया, इसलिए भी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। और भी जोड़ना चाहें तो एक भारतीय होने के नाते भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब या इस शब्द को जानने के बाद ये समझ लीजिएगा कि केवल PSC पढ़ने वालों का, PSC करने वालों का दायित्व तो नहीं है, केवल उन्हीं का दायित्व नहीं है कि वो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझे। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे, कम से कम भारत के वासी तो हैं, उन्हें भी कम से कम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब भारतीय दर्शन का रूप या आधार पूछ लिया जाए तो मीमांसा है, वहीं भारतीय दर्शन का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य है मोक्ष, ठीक है। अब और एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है ज्ञान, ठीक है ना। तो हमको ज्ञान को समझना पड़ेगा, हमको ज्ञान को समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद से परंपरा को भी समझेंगे हम। देखिएगा, जब ज्ञान को हम अपडेट करते हैं, ज्ञान का अपडेटेड वर्जन या नवीनतम संस्करण क्या है? विज्ञान। ज्ञान का नवीनतम संस्करण है विज्ञान, ज्ञान का नवीनतम संस्करण है विज्ञान। वहीं विज्ञान का नवीनतम संस्करण क्या? अपडेटेड वर्जन या नवीनतम संस्करण क्या है? मीमांसा। मीमांसा। वहीं पूछ लिया जाए क्या ज्ञान भी किसी का अपडेटेड वर्जन है या नवीनतम संस्करण है, तो बिल्कुल हाँ, शिक्षा का, ठीक है। तो शिक्षा का अपडेटेड वर्जन है ज्ञान, ज्ञान का अपडेटेड वर्जन या नवीनतम संस्करण है विज्ञान, विज्ञान का अपडेटेड वर्जन या नवीनतम संस्करण है मीमांसा। सारी चीजों को समझते हैं, ज्ञान, शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, मीमांसा क्या है, और धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर हम पहुंचते हैं, ठीक है। देखिएगा, हमेशा एक ही एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। सबसे पहले इन सारी चीजों में, चाहे शिक्षा हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, मीमांसा हो, इन सब में हम एक ही चीज को पहचानते हैं, एक ही चीज को जानते हैं, सत्य को। इसमें भी हम सत्य को देखते हैं, इसमें भी सत्य की बात होती है, विज्ञान में भी सत्य की बात होती है, और मीमांसा में भी सत्य की बात होती है, ठीक है। ट्रुथ देखा जाता है सभी में, ठीक है। अब शिक्षा में कैसा सत्य या कौन सा सत्य? शिक्षा में हम सत्य की जानकारी लेते हैं, सत्य के बारे में जानकारी लेते हैं। वहीं विज्ञान में सत्य के बारे में हम अनुभव लेते हैं, सत्य का अनुभव प्राप्त करते हैं, सत्य का अनुभव प्राप्त करते हैं। वहीं विज्ञान में हम क्या करते हैं? सत्य की खोज करते हैं, विज्ञान में हम सत्य की खोज करते हैं। वहीं मीमांसा में क्या करते हैं? हम सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी शिक्षा में सत्य की जानकारी, ज्ञान मतलब सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव, विज्ञान का मतलब सत्य की खोज, और मीमांसा का मतलब सत्य की प्राप्ति, या जब सत्य आपको खोज ले। यानी जब तक आप सत्य को ढूंढ रहे थे तो विज्ञान तक थे, लेकिन जब सत्य आपको खोज ले तो वही मीमांसा, वही मोक्ष है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जैसे हम मानव शरीर ले लें, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मानव शरीर का, मानव शरीर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कैसे एग्जाम्पल? देखिएगा, सत्य की जानकारी, हम शिक्षा में आ रहे हैं। बचपन में आप लोगों ने, सभी ने एक बुक पढ़ी होगी जिसमें ऐसा करके कोई मानव बना होता था और उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम पढ़ा करते थे, ठीक है ना। यानी NOSE नोज यानी नाक होती है, LIPS लिप्स यानी होंठ होते हैं, इसके बाद से फोरहेड पढ़ते थे, ईयर्स पढ़ते थे, नेक पढ़ते थे, शोल्डर पढ़ते थे, हैंड्स पढ़ते थे। तो हम उस पार्ट्स ऑफ बॉडीज को याद किया करते थे, ठीक है ना, कि कौन सा अंग कहाँ पर है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम रटते थे और हम
शिक्षा प्राप्त करते थे। रट लेना यानी शिक्षा प्राप्त कर लेना, शिक्षित हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना नाम पढ़ लेता है या अपना नाम लिख लेता है या सिग्नेचर हस्ताक्षर साइन वगैरह कर लेता है तो वो साक्षर माना जाता है, शिक्षित माना जाता है। ज्ञानी नहीं माना जाता, शिक्षित माना जाता है। तो जब बच्चा ऐसी चीजों को रट लेता है तो वो माना जाता है कि बच्चा शिक्षित है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब इसी शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली को वो समझने लगे, तब इसका मतलब होता है कि वो बच्चा अब ज्ञानी हो रहा है, ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। पहले रटा कि कौन सा अंग कहां पर है, क्या नाम है, स्पेलिंग क्या है, ठीक है, वो रट लिया, वो शिक्षा थी। लेकिन अब उसको इन अंगों की कार्य प्रणाली पता चल गई। यानी जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, बोलने का काम करते हैं, आंखों से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, या हाथों से पकड़ने का काम या पैर से चलने का काम करते हैं, दांत से काटने का काम करते हैं, मुस्कुराने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का काम, सांस लेने का काम करते हैं। अब उसकी कार्य प्रणाली को वो समझ रहा है। तो उसको ये भी समझ में आ रहा तो कि कोई दाएं हाथ से काम करता है, खाना खाता है, कोई बाएं हाथ से खाना खाने लगता है, कोई दाहिने हाथ से लिखता है, कोई बाएं हाथ से भी लिख सकता है। किसी के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, किसी के हाथों में 6 उंगलियां भी हो सकती हैं। तो वो व्यक्ति अब जो शिक्षा लेकर के आया था उसका अब ज्ञान प्राप्त करने लगा, अब वो उसको एक्सपीरियंस करने लगा, उसका अनुभव करने लगा। पहले रट रहा था, अब उसको फील कर रहा है कि ये मेरे अंग हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, या औरों के पास है तो किस तरह से काम कर सकते हैं। यानी वो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी शरीर के बारे में, इसी शरीर की अब उत्पत्ति के बारे में वो जानने लगे। यहाँ पर शरीर का नाम बस जाना, वो यहाँ पर नाम को समझा, यहाँ पर कार्य प्रणाली को समझ रहा है, यहाँ पर उस शरीर के अंगों की उत्पत्ति के बारे में समझ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या समझ रहा है कि एक मानव बनाया गया, तो उसको फिर आगे विज्ञान बताएगा नहीं, मानव नहीं बना, सबसे पहले अंगों का व्यवस्थित क्रम, मानव नहीं बना, सबसे पहले शरीर बना, ठीक है ना। फिर विज्ञान और उसको बताएगा नहीं, शरीर नहीं, अंगों का व्यवस्थित क्रम मिलेगा तब शरीर बनेगा। मान लीजिए हाथ यहाँ लगना था, यहाँ लगा दिया गया, पैर नीचे लगना था, ऊपर लगा दिया गया, कान इधर लगना था, इधर लगा दिया गया, ठीक है। तो अंगों का अव्यवस्थित क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले अंगों का व्यवस्थित होना वही शरीर माना जाता है। तो फिर विज्ञान आपको बताएगा नहीं, अंगों का व्यवस्थित क्रम नहीं, सबसे पहले आपको अंग चाहिए। फिर विज्ञान आपको बताएगा नहीं, अंग बनाने के लिए आपको ऊतक चाहिए, टिश्यूज चाहिए। फिर विज्ञान आपको बताएगा नहीं, ऊतक नहीं, सबसे पहले कोशिका चाहिए, ठीक है। ये विज्ञान आपको बता रहा उत्पत्ति के बारे में। यहां तक ज्ञान में आपको पता चला, नॉलेज में आपको पता चला कि शरीर की कार्य प्रणाली कैसी हो सकती है, शरीर कैसे काम करता है। यहां पर विज्ञान में उस शरीर की उत्पत्ति के बारे में आप जानने लगे, ठीक है ना, कि कैसे शरीर बना है। और कहां तक बायो आपको बताती है, साइंस की शाखा में जो बायो है, जो जीव विज्ञान है, वो आपको बताती है कि कोशिका से ये मानव बना है, कोशिका से ही मानव बना है। बायो सीमित होगी। अब बायो ये नहीं बताएगी कि कोशिका कैसे बनी है, क्योंकि बायो में भले बताया गया हो लेकिन वो केमिस्ट्री का हिस्सा है। जब आपको जानना होगा कि कोशिका कैसे बनी है तो आपको रसायन विज्ञान के पास जाना होगा। तो रसायन विज्ञान आपको बताएगा कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन से कोशिका बनती है। कुछ केमिकल्स मिले, वो केमिकल्स भौतिक रूप लिए और वही भौतिक रूप कोशिका कहलाई, ये रसायन विज्ञान बताएगा। फिर आप पूछोगे अच्छा बता दो, ठीक है, तो केमिकल कौन लेकर के आए, केमिकल कहां से बना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा भौतिक विज्ञान के पास। दिखाई दे रहा? फिर आपको जाना पड़ेगा भौतिक विज्ञान के पास। और भौतिक विज्ञान आपको क्या बताएगा कि ये जो केमिकल बने हैं, छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर अणु था, इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है ना, और इसी विस्फोट को कहते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन या बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। यानी एक छोटे से मटर के दाने के बराबर बिंदु पर ताप, दाब, घनत्व, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण, ये सारी चीजें इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई। तो इस छोटे से बिंदु पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट का टाइम था 1.43 सेकेंड, जिसको प्लांक समय कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं।
उस समय विस्फोट हुआ, और जैसे ही विस्फोट हुआ तो तत्व हो, धातुएं हो, पदार्थ हो, केमिकल्स हो, गैसेस हो, मिट्टी हो, सारी चीजें बन गई उसी विस्फोट से। ये जो बिंदु था इसी में विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण जितना केमिकल बनना था ये केमिकल बना, और इसी केमिकल से कोशिका बनी, और इसी कोशिका से मानव बना। ठीक है, अब फिजिक्स से पूछेंगे, ठीक है इसका नाम बताओ, तो फिजिक्स ने नाम बताया, इसको हम कॉस्मिक एग कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम कॉस्मिक सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं, या इसी को हम ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम ईश्वरीय कण भी कहते हैं, या इसी को हम ब्रह्म कण भी कहते हैं, या इसी को हम नूर भी कहते हैं, लाइट कहते हैं, जिससे उत्पत्ति हुई है। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है ब्रह्मा से सभी की उत्पत्ति हुई है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है कि नूर से लोगों को बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के बारे में अब फिजिक्स नहीं बताएगी, फिजिक्स ने बता दिया कि ये बिंदु का नाम ये था। अब जब नाम ब्रह्म है, नाम ईश्वर है, नाम नूर है, तो अब इसके बारे में कौन बताएगा? कोई विज्ञान नहीं बता सकता। अब इसको बताएंगे वेद, अब इस ब्रह्म के बारे में बताएंगे वेद, अब इस ब्रह्म के बारे में बताएंगे उपनिषद, अब इस ब्रह्म के बारे में बताएंगे आरण्यक, अब इस ब्रह्म के बारे में बताएंगे जो ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, या स्मृतियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, ये सारी चीजें बताएंगी कि ब्रह्म या ब्रह्मा क्या है, नूर या प्रकाश क्या है, ईश्वर क्या है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर सारी चीजों में बताया हूं, सत्य की जानकारी, सत्य का अनुभव, सत्य की खोज और सत्य की प्राप्ति। ये जो अभी तक 3 सत्य थे, शिक्षा वाला, ज्ञान वाला, विज्ञान वाला, ये तीनों सत्य जो थे, ये तीनों जो सत्य थे वो माने हुए सत्य थे। इन सत्यों को माना गया था, ये सत्य माने गए थे, सत्य है नहीं, क्योंकि वो चीज कभी सत्य नहीं होती जो बदलती है, या वो चीज कभी सत्य नहीं होती जो खत्म हो जाती है। जो खत्म हो जाए वो सत्य नहीं है, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। सत्य का मतलब क्या हुआ? वो बदलेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा, वो बनाया नहीं जाएगा, वो मिटाया नहीं जाएगा, वही सत्य होता है। ठीक है ना, तो ब्रह्म क्या है, या नूर क्या है, या ईश्वर क्या है? ना इसे कोई बना सकता है, ना बदल सकता है, ना खत्म कर सकता है, वही सत्य हुआ ना। तो ये जो सत्य है मीमांसा वाला, ये है जाना हुआ सत्य, यानी इस बिंदु तक जो आपने जाना, जिस सत्य के बारे में आप बात कर रहे थे, वो माना हुआ सत्य था, हमने मान लिया था। ठीक है ना, जैसे किसी को किसी की तरह माना जा सकता है, कोई किसी की तरह हो नहीं सकता। ठीक है ना, जैसे आपके पिता की तरह कोई हो सकता है, आपका पिता दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, वैसे सत्य हमेशा एक हो सकता है, सत्य दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जब सत्य एक होता है तो चाहे किसी भी धर्म में चले जाइए, वो सत्य एक सा ही रहता है। जैसे आप हिंदू धर्म में चले जाएं और हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र देखें, तो उसमें क्या बताया गया है? एकम सत्य द्वितीया नास्ते, नेहना नास्ते नास्ते किंचन। क्या बताया गया? एकम सत्य द्वितीया नास्ते, नेहना नास्ते नास्ते किंचन, यानी सत्य एक है, एकम सत्य, द्वितीया नास्ते, दूसरा नहीं है, फिर नेहना नास्ते नास्ते किंचन, यानी नहीं है, जरा भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, कदापि भी नहीं है, इत्ता सा भी नहीं है, इत्तू सा भी नहीं है। सत्य का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, यानी सत्य किसे कहा जा रहा? सत्य कहा जा रहा ब्रह्म को, ब्रह्मा को, यानी सत्य एक है, दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। यह हिंदू धर्म में कहा गया सत्य। तो क्या मुस्लिम धर्म में अगर ये सत्य ना होता तो बदल जाता? तो मुस्लिम धर्म में जब आप चले जाएंगे, मुस्लिम धर्म में मिलेगा सूरह इखलास में बताया गया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी इसी के बारे में बताया जा रहा कि जो सत्य है वो एक है, जो नूर है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, वो एक है। उसे पैदा करने वाला कोई नहीं, उसे बनाने वाला कोई नहीं, उसे मारने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उससे पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। यही तो बताया गया हिंदुओं के ब्रह्म सूत्र में, मुस्लिमों के सूरह इखलास में। तो सत्य जो था वो दोनों जगह एक सा हो गया। फिर आगे बढ़िए, अगर आप सिख धर्म में चले जाएं तो सिख धर्म में आपको ओंकार मंत्र मिलेगा। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत निरपोनी रवै, एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत निरपोनी रवै, यानी फिर से वही बात, एक ओंकार,
यानी ओंकार या सत्य या ब्रह्म या नूर या खुदा या ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है, वो निराकार है। ये भी यही चीज बताई गई। वहीं चले जाइए, अगर ईसाई धर्म में चले जाइए तो ईसाई धर्म में बाइबल का वर्स क्या बोलता है? बाइबल का वर्स बोलता है गॉड इज वन, ठीक है ना। गॉड का मतलब वही ब्रह्म, वही नूर, वही ईश्वर। तो ये जो सभ्यताएं, ये जो सत्य है, अगर थोड़ा सा भी गलत होता तो सारे धर्मों में अलग होता। सारे धर्मों में एक सी बात की गई, यानी सत्य यही है, ठीक है। ये सारे सत्य माने हुए सत्य हैं, ये इंसानों ने खोज की बनाया। ये जो सत्य है ये इंसानों की खोज नहीं है, ये कहीं से आया हुआ सत्य है, ठीक है, जिसे बताया। और इसी के पीछे गौतम बुद्ध निकले थे, इसी के पीछे महावीर स्वामी निकले थे, इसी के पीछे प्रॉफिट मोहम्मद निकले थे, इसी पर चल रहे थे श्री राम, ठीक है ना। तो सारे लोगों को इसी सत्य के बारे में बताने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा डाली गई है। अब ज्ञान के बारे में समझ गए आप, भारत का ज्ञान है ये भी समझ गए आप। सर जी परंपरा क्या होती है? तो परंपरा का मतलब जब आप शिक्षा से रास्ता अपना शुरू किए और इस मीमांसा तक आए, यानी माने हुए सत्य से जाने हुए सत्य तक आए, यानी इस शरीर से यहां तक आए कि शरीर कहां से। अभी तक आपने सीखा कि शरीर का नाम सीख रहे थे, यहाँ पर शरीर कार्य कैसे करता है, कार्यप्रणाली सीख रहे थे, यहाँ पर शरीर की उत्पत्ति को समझे, यहाँ पर आप मीमांसा में समझे, यानी यहाँ पर आप आकर के समझते हैं कि शरीर आया कहाँ से है, ये शरीर चला कहाँ जाएगा, इस शरीर में कौन कौन से संस्कार होते हैं, पैदा होने पे कौन सा संस्कार, मरने पर कौन सा संस्कार, पढ़ाई पे कौन सा संस्कार, विवाह में कौन सा संस्कार, कितने आश्रम है, कितने वर्ण है, कितनी जातियां हैं, कितने गोत्र हैं, कितने विवाह प्रथाएं हैं, कितने सारी चीजें हो सकती हैं, खान पान की क्या व्यवस्था है, गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी, गुरु का क्या कर्तव्य होता था, कितने ऋण होते हैं, माता पिता के ऋण होते हैं, गुरुओं के ऋण होते हैं, शिक्षकों के ऋण होते हैं, समाज के ऋण होते हैं, भगवान का ऋण होता है, सबका ऋण होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता कहलाता है, यानी शिक्षा से लेकर के इस मोक्ष तक आने का, यानी एक छोटी सी किताब से लेकर के वेद तक आने का, या इस माने हुए सत्य से जाने हुए सत्य तक आने का, यानी इस कमजोर सत्य से मजबूत सत्य की ओर जाने का क्या है, यही जो मार्ग है, यही कहलाती है परंपरा, यही कहलाता है परंपरा। समझ में आई चीजें? तो हमको इसी में वेदों को पढ़ना है, आरण्यकों को पढ़ना, सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का रास्ता, यानी जब हम प्राचीन काल में कैसे थे और अभी तक किस तरह से हम पहुँचे हैं, तो ज्ञान के माध्यम से ही पहुँचे हैं, विज्ञान के माध्यम से ही पहुँचे हैं, और जो ऊपर मोक्ष को प्राप्त कर लिए वो भी इस मीमांसा के तहत पहुँचे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र परंपरा कहलाता है। इसी परंपरा को हमें पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये पहली स्लाइड थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा छोटी सी लाइन में कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सिलेबस में क्यों डाला गया। इसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, जो रस है, वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और शायद आपको किसी वीडियो में कहीं पर ये चीज़ ना मिले, ठीक है ना। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मिल जाए तो शायद मैंने कम रिसर्च की है इस पर, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा देखने की कि कहाँ पर ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर मिल जाए तो बताइएगा मुझे, और ना मिले तो भी प्लीज बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग, कुछ मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए जो चीज बताने वाला हूँ, तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी ये वैदिक काल में थी, फिर यही बौद्ध काल में भी थी, ठीक है ना। अगर वैदिक काल में स्रोत पूछा जाए इसका कि वैदिक काल में ऑथेंटिक स्रोत क्या थे, किन माध्यमों से हमें ज्ञान मिलता था, तो उस समय ऑथेंटिक जो सबसे बड़े स्रोत थे वो थे वेद। वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता था, ठीक है ना। और वेद उस समय की शिक्षा प्रणाली जो थी उसमें हमें प्रारंभिक शिक्षा भी मिलती थी और उच्च शिक्षा भी मिलती थी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक संस्कार होता था जिसे बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार। बच्चा कुछ बोलने लायक होता था तो चावल पर या कोई पट्टी होती थी लकड़ी की, उस पर शुभ लाभ का निशान बनवाया जाता था, या ओम लिखवाया जाता था, या कोई भी वर्णमाला का अक्षर लिखवाया जाता था, उसी को बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार, ठीक है ना। और ये कहाँ पर किया जाता था? घरों में किया जाता था, ठीक है ना।
वहीं जब उसी बच्चे को उच्च शिक्षा देनी होती थी तो उसके लिए उस बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था। और ये उपनयन संस्कार के बाद वो शिक्षा प्राप्त करता था आश्रम में या गुरुकुल में या जंगल में। यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। ठीक है, तो ये हमारी वैदिक काल की भारतीय ज्ञान परंपरा थी। भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक काल में वेदों से मिलती थी। उसके दो रूप थे, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यारंभ संस्कार होता था, ये घरों में किया जाता था। उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, आश्रम गुरुकुल में उसको शिक्षा दी जाती थी इसके तहत। फिर हम आगे बढ़े, बीच में उत्तर वैदिक काल आया, जब समाज खराब होने लगा। फिर बौद्ध धर्म आया, बौद्ध काल, समाज को सुधारने के लिए। बौद्ध काल में जो शिक्षा देने के लिए सबसे बड़ा जो ऑथेंटिक स्रोत था वो थे बौद्ध ग्रंथ। ठीक है ना, और बौद्ध ग्रंथ में फिर वही चीजें विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, यह सारी चीजें होती थी, इन्हें देखेंगे हम लोग। तो बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जैसे वेद थे उस समय बौद्ध ग्रंथ थे। यहाँ पर भी शिक्षा के दो रूप थे, प्रारंभिक शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा। बौद्ध धर्म में जब प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो उसके लिए संस्कार होता था प्रवज्या संस्कार। वहीं अच्छा, ये प्रवज्या संस्कार किस लिए होता था? मठों या विहारों में प्रवेश के लिए। ठीक है ना, जैसे वहां घरों में होता था वैसे मठों विहारों में होता था। ठीक है ना। दूसरा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। जब उच्च शिक्षा दी जानी होती थी तो संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार। ठीक है ना, ये भी वही मठों में या विहारों में, बौद्धों का शिक्षा केंद्र मठ या विहार कहलाता है। दोनों चीजें यहीं पर होती थी। यानी उपसंपदा प्रवज्या संस्कार के तहत प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती थी और इसी के आधार पर उच्च शिक्षा में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन के बाद उसका उपसंपदा संस्कार होता था और मठों विहारों में उसकी परीक्षा शुरू हो जाती थी। तो ये था वैदिक काल, ये था बौद्ध काल। फिर इसके बाद से सीधे आ जाइए कहां पर? अपने आधुनिक काल में। जो चीज बताने वाला था, जो रस है, जो निचोड़ है, वो यहीं पर है। आधुनिक काल में जो शिक्षा का ऑथेंटिक या सबसे बड़ा स्रोत है हमारे पास, वो है NCERT। इसे ही बुनियाद माना जाता है ज्ञान के लिए। ठीक है ना। अब आधुनिक काल में भी शिक्षा के दो रूप हमको देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा कहां पर होती है? प्रारंभिक शिक्षा कहां पर होगी? विद्यालय में या स्कूल में। वहीं उच्च शिक्षा कहां पर होगी? विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बोल सकते हो, यूनिवर्सिटीज बोल सकते हो। यहां पर जो सबसे बड़ी बात, जो निचोड़ की बात कर रहा था, जो क्रक्स की बात कर रहा था, सबसे बड़ी बात कर रहा था, वो इसकी बात कर रहा था मैं। ये जो क्रॉस लगाया हूं, बता सकते हैं क्यों लगाया हूं? इसी चीज के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को इंक्लूड किया गया है। पूरी चीजें समझ में ना आई हो तो यहां पर समझ लीजिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को इसीलिए डाला गया। देखिएगा यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं। वैदिक काल में वेदों के द्वारा प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दी जाती थी घरों में और आश्रमों में। इसके लिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। बौद्ध काल में बौद्ध ग्रंथों से प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जाती थी मठों विहारों में। इसके लिए प्रवज्या संस्कार या उपसंपदा संस्कार होता था। आधुनिक काल में भी NCERT से शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाती है। लेकिन कोई संस्कार है क्या? संस्कार नहीं है। समझ में आया? संस्कार का लोप है, संस्कार का गैप है, संस्कार गायब है हमारे पास से। पहले कुछ भी काम करना हो तो संस्कार होता था। ठीक है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार होता था। ठीक है ना। कहीं 16 संस्कार आपको मिलेंगे, कहीं 60 संस्कार मिलेंगे, कहीं 48 संस्कार मिलेंगे, सब बताऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर संस्कार मिला बौद्ध काल में संस्कार, वैदिक काल में संस्कार, वैदिक काल में संस्कार, प्रारंभिक शिक्षा के लिए संस्कार, उच्च शिक्षा के लिए संस्कार, घरों के लिए संस्कार, आश्रमों के लिए संस्कार, सभी के लिए संस्कार है। बट यहां पर संस्कारों का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है ना। तो उन संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ना कोई तो शुरुआत करनी होगी। तो ये शुरुआत हमारी MPPSC ने की है, भारतीय ज्ञान परंपरा को इंक्लूड करके। अब इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद हमने ज्ञान को समझा, परंपरा को समझा। भारतीय का मतलब होता है भारत का, शास्त्रीय मतलब होता है शास्त्रियों का, तो भारतीय मतलब भारत का। तो भारत को भी समझना पड़ेगा। अगला हमारा टॉपिक है भारतवर्ष।
इसीलिए हम पढ़ेंगे। तो ज्ञान को समझ लिए, परंपरा को समझ लिए, अब भारत को समझेंगे अपनी अगली वीडियोस में, ठीक है ना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का टॉपिक ये था। उम्मीद है समझाने में सफल रहा हूँगा। समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।